और गुड गवर्नेंस में बहुत से इनिशिएटिव्स हरियाणा प्रांत में ऐसे हमने लिए हैं जो शायद दूसरे प्रांतों ने नहीं लिए हैं। बीच बीच में अलग अलग से आपको उसकी जानकारी हम देते भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आज अभी तक जितने हमारे गुड गवर्नेंस के इस वर्ष 1.5 वर्ष में जो जो काम हमने नए किए हैं उसका उल्लेख करूंगा। कहीं कहीं कोई आंकड़ा ही मुझे बताना पड़ेगा तो वो भी मैं आपको उसका ज़रूर बताऊंगा। पहला विषय तो यह कि सुशासन का अर्थ ये है कि जहाँ कोई सत्ता का कुछ लोग उसका भोग करें, चाहे राजनीति में हो चाहे राजनीति से बाहर भी कुछ लोग उसकी भोग करने की एक लालसा बनी रहती है, उस प्रकार के जो लगातार सिस्टम बने रहे। हमने शासन का मतलब सेवा भाव, हम जनता की सेवा कैसे करें, डिलीवरी सिस्टम को कैसे मजबूत बनाएं, हमारा ये फोकस रहा है। तो डिलीवरी सिस्टम को देने के लिए जो हमने कई काम किए हैं उसके अंदर एक बड़ा काम है, वो है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज़्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा। उसी में हमने एक बड़ी योजना जिसका कल से ही एक प्रकार से शुरुआत कर रहे हैं, वो है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हज़ार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज़्यादा होंगे, और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल कर भी लिया हमने। और जहाँ कहीं सरकार में आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां अपने को जैसे बताया कि हमने पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी, ये भी हमारा अपने आप में एक यूनिक एक प्रोजेक्ट जिसमें न पर्ची न खर्ची, ऐसा एक विषय जो सारे देश में इसकी जानकारी लोग हमसे लेते हैं कि आप इसको कैसे संभव कर पाए हैं। इसी प्रकार एक योजना हमने ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा, इसकी मुक्ति स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की, और मुझे खुशी है कि हमने वो एक गांव से जो शुरू की थी उसको सारे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दिया है, ताकि लाल डोरा के अंदर की जो प्रॉपर्टी है लोगों की, जिसके बहुत झगड़े लोगों के होते हैं, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड बन जाए और उसमें उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड बनने के बाद एक मलकियत उनकी अपनी हो जाए, जिसका लाभ उनको निश्चित रूप से मिलने ही वाला है। झगड़े खत्म होंगे, बैंक से कोई फाइनेंस करा सकता है, और उसको बेचना हो तो आसानी से अच्छी कीमत पर बेचता भी है। इसके कारण से गाँव की प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है। तो इसलिए ये एक स्वामित्व योजना ये हमने शुरू की। ऐसा पानी बचाने का एक संकल्प हमने लिया है कि पानी का प्रबंधन ये अच्छा किया जाए, बल्कि उसके लिए तो बजट में हमने कहा है कि ये 2 वर्षीय जल प्रबंधन योजना, 2 साल की योजना बनाएंगे, जिसमें पानी की एक एक बूंद इसको बचाना, और उसको मानो अगर गंदा पानी है या रीयूज जिसका है उसको रीयूज करने के लिए
25% का टारगेट हमने रखा है इस बार के 25% पानी जो ट्रीटेड वाटर है उसका उपयोग, चाहे इरिगेशन के लिए, चाहे इंडस्ट्री के लिए, चाहे बागवानी के लिए, जहाँ भी उसकी आवश्यकता होगी उसका हम उपयोग करेंगे। इसमें हमने एक मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना भी चलाई ताकि किसान वो पानी का कम उपयोग करे और जो डार्क जोन हो गए हैं उसके अंदर पानी का दोहन वो कम करेगा। तो उसको भी लगना चाहिए कि मेरी जमीन बिना पानी के इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। मैं अपने लिए आने वाली पीढ़ी को जमीन के साथ पानी का भी प्रबंध करके जाऊं कि पानी भी बचा रहना चाहिए। उसके लिए रिचार्जिंग के हमने प्रोजेक्ट चालू किए हैं। धान की बजाय अन्य फसलें लोग बोएं उसके लिए अलग से इंसेंटिव दिए हैं। तो एक ये नई योजना हमने की है। फसल का ठीक ब्यौरा ये किसानों का बना सकें और रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ जोड़ के बना सकें। आज किसान जो है उसकी ठीक परिभाषा इसका भी एक अभाव है। आज वो जमीन का मालिक है, खेती करता है कि नहीं करता है, किसान उसी को माना जाता है। हम उस पर नए प्रकार से आ रहे हैं। मालिक होना एक चीज है, खेती करना दूसरी चीज है। वो स्वयं जो मालिक है वो खेती कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है, तो वो ओनर ऑफ द लैंड कहलाएगा। लेकिन जो काश्तकार है, अगर वो मालिक खुद काश्तकार है तो किसान भी होगा। अगर वो खुद काश्तकार नहीं है तो जो खेती करता है, चाहे उससे ठेके पर लेकर करता है, बटाई पर लेकर करता है, तो वो जो है किसान वास्तव में वो कहलाएगा। और अभी तक ऐसे किसान जो खुद भू मालिक नहीं है उनको बहुत कठिनाई होती है। जितने मुआवजे हैं, जितनी सेल प्रोसीड्स हैं, ये उनके खाते में नहीं जाते। हमने बदल करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें जो खेती करता है उसका अलग से उल्लेख करके सारे लाभ उसको देने के लिए शुरुआत की है। इसके लिए बहुत जल्दी एक लेजिस्लेशन भी लेके आएंगे हम। उस लेजिस्लेशन में भी आज जिनको खतरा ये रहता है कि हमारी गिरदावरी के कॉलम में केवल मालिक का ही नाम होना चाहिए, दूसरा होगा तो उसको खतरा हो जाता है कहीं मेरी जमीन पर कब्जा ना हो जाए, हम उस लेजिस्लेशन से उनका भय भी दूर करेंगे कि जो खेती करता है वो किसान है, वो मलकियत से उसका कोई संबंध नहीं है। मालिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या जो मालिक है वो किसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसा एक बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट ये हम नया लेकर के आए हैं। मालिक है और उसने खेती बटाई पे दे रखी है, उसको किस कैटेगरी में? किसान वो मालिक है, खेती बटाई पर दे रखी है तो वो मालिक है। किसान की कैटेगरी में? किसान तो आएगा जिससे जो खेती कर रहा है, वो उसका खेती करने के बाद आधी बटाई उसको देता है, वो उसका इनकम उसकी आधी है। लेकिन किसान जो खेती खुद करता है वो किसान है। ऐसे ही नौकरियों के लिए खास करके ग्रुप सी और डी, इसमें मल्टीपल जितनी भी डिमांड आती रहती है, हर डिमांड के साथ उसकी जो फॉर्म भरते थे और उसमें साल भर में कई बार एग्जाम देना, हर एग्जाम के लिए पोस्टिंग कितनी भी हों, लाखों लोग लाइन में लगते थे, एग्जाम देते थे। तो हमने उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये शुरू किया है और एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका एक प्रावधान किया है जो अब अगले इस वर्ष से शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, उसकी अंतिम तिथि अभी हमने 31 मार्च रखी हुई थी, लेकिन आज मैं उसकी घोषणा कर रहा हूं कि वो 31 मई हमने कर दी है, 2 महीने और बढ़ा दिया है। अभी तक आंकड़ा जो बताया जा रहा है मुझे, 4,59,521 कैंडिडेट ने अपने फॉर्म भर दिए हैं, जिसमें से 3,20,000 हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं और कुछ ऐसे जिन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो हरियाणा के हैं, बाहर के हैं, 1,36,000 ऐसे हैं। हो सकता है ये भी हरियाणा के हों या बाहर के हों, लेकिन जिन्होंने स्पेसिफाई किया है 3,20,000 है। हम इसके साथ परिवार पहचान पत्र भी जोड़ने वाले हैं ताकि उससे ये सुनिश्चित हो जाएगा। जोड़ दिया, हाँ, नहीं कर रहे हैं अभी। वो 1,36,000 जो ऐसे ही हैं, परिवार पहचान पत्र के बगैर जोड़ नहीं सकते। तो जो हरियाणा का दिखाएगा वो परिवार पहचान पत्र जरूर दिखाएगा, जो हरियाणा का नहीं दिखाएगा वो अभी उसके बिना भी रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि हम संवैधानिक तौर पर उसको मना नहीं कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन तो वो भी कराएगा। 31 मई, 2 महीने और बढ़ा दी, क्योंकि अभी सारा ये जो एग्जाम होंगे वो मई के बाद ही होंगे। 3 महीने तो अभी हमने जो एजेंसी हायर करनी है एग्जाम के लिए, वो सारे सिस्टम के लिए, उसको 3 महीने का टाइम चाहिए, वो अभी हम करने वाले हैं ताकि 3 महीने उसमें लगेंगे। और उसके बाद फिर जून के बाद फिर इस बीच में जो नए रिजल्ट्स भी लोगों के आ जाएंगे वो भी इसमें जोड़ पाएंगे मई तक। ऐसे ही ये जो IAS HCS
जो कुछ सीटें मुख्यमंत्री की मुट्ठी में होती थी, हमने वो खोल दी। हमने कहा भाई हमको अपने हाथ से किसी को ना IAS बनाना ना ICS बनाना, आओ जो योग्यता रखते हैं उनका एग्ज़ाम होगा, उसमें जो मेरिट में आएंगे उस मेरिट के बाद जो प्रोसीजर होगा उससे वो बनेंगे। और इसमें HCS तो आपको पता है एक खेप बन चुकी है, IAS भी एग्ज़ाम होकर के उसकी एक लिस्ट UPSC में जा चुकी है, उनका प्रोसीजर है, वो जिनको सेलेक्ट करके भेजेंगे उनको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक नया एक जो हमारा सुशासन का एक बिंदु। एक हमने कॉलेज विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पासपोर्ट ये बनाने का भी जो कार्यक्रम चलाया है, उसमें जो अप्लाई करता है वो बाद में उसके डॉक्यूमेंट्स वो जमा कराता है, तो 6800 विद्यार्थियों को निःशुल्क पासपोर्ट जारी कर दिए गए हैं। एक विचार वो जो फाइनल कर दें उसको भी, वो विचार ये है कि अभी तक तो जो अप्लाई करते हैं उन्हीं के लिए पासपोर्ट बना के देते हैं हम। अब एक कैटेगरी पोस्ट ग्रेजुएट के जो भी विद्यार्थी होंगे वो अप्लाई करें ना करें उन सबको पासपोर्ट देंगे। अभी इसके नीचे नहीं किया, इसके नीचे जिनको बनवाना बनवाएं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के जितने विद्यार्थी यूनिवर्सिटीज़ में हैं या कॉलेजेस में हैं हरियाणा में, उनको सबको कोई ना भी अप्लाई करे, सबका एक प्रकार से पाठ्यक्रम का हिस्सा हो जाएगा कि डिग्री लेके जाएगा तो साथ में पासपोर्ट लेके जाएगा। निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। एक हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, आपको हर डिपार्टमेंट की स्थितियां तो मालूम है ही हैं, सब जगह कुछ ना कुछ जो गड़बड़े हैं, एक एक चीज़ को, ये हमारी ही सरकार है कि हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ है। हमको कोई शिकायत करे या न करे, लेकिन हम उनको ढूंढ ढूंढ के उसको ठीक कर रहे हैं। जहाँ पता लग जाए उसकी इंक्वायरी भी कराते हैं, उसके लिए टीमें भी बनाते हैं, उसके लिए चाहे विजिलेंस हो चाहे और कोई तरीका हो, उन सबको बुक करते हैं ताकि शुद्धिकरण कर सकें। तो ये हमने एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑपरेशन शुद्धि ये एक कार्यक्रम चलाया। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हमारे RTAs हैं उनको नाम दिया है DTOs नए तय किए, और उसमें जो ठीक DTOs हमको हमारे हिसाब से ध्यान में आए वो सब तय किए हैं। और उसके कारण से जो रिजल्ट निकला है, मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको, नवंबर 19 से मार्च 20 तक कुल 9800 चालान हुए, जिसमें से 8823 का निपटान भी हो चुका है। 37,000 करोड़ रुपए की राशि मिली। ये 6 महीने हैं। ये DTO 37 करोड़, ये DTO बनाने से पहले के विषय 6 महीने, यानी मार्च 20 तक। और उसके बाद नवंबर 20 से और 29 मार्च, यानी यही कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड इस समय का, इस 6 महीने में, नवंबर दिसंबर जनवरी 5 महीने में, इन 5 महीनों में जहां पहले 9000 चालान थे, अब ये 25,000 चालान हुए हैं। और इसमें से 22,400 का निपटान हो चुका है और 72 करोड़ रुपए की राशि ये वसूल की गई है। यानी एक प्रकार से डबल ये राशि हो गई और डबल से भी ज़्यादा चालान भी हुए। तो ये एक परिणाम है उसका कि कुछ लोग अब थोड़ा ठीक शिद्दत से काम कर रहे हैं कि गलत काम को नहीं करने देने, चाहे वो ओवर स्पीडिंग हो, चाहे वो ओवरलोडिंग हो, किसी प्रकार की, या डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उसको ठीक करके चलें। तो एक एक चीज़ को ठीक कर रहे हैं। एक योजना आगे हमारी है कि ओवर स्पीडिंग जो है, कुछ एरिया जैसे हम तय करने वाले फास्ट रोड्स जिसमें ऑटोमेटिक चालान हो, ऑटोमेटिक चालान हो। सुझाव तो यहाँ तक भी आया है कि चालान की जो राशि है वो ऑटो डेबिट हो जाएगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा। कोई यहाँ से दिल्ली जा रहा है, रास्ते में कब चालान हो गया और कब उसकी राशि बैंक से निकल गई, उसको एक SMS जाएगा, यू हैव बीन चालान अंडर दिस 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 एंड दिस मच अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। अब एक सुझाव है, देखें डिपार्टमेंट के लोग इसको कितना जल्दी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हम अपने सुशासन को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उसका एक मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। ना कोई अपील, ना कोई कल से 5,000 से ऊपर, ना कोई अपील, ना कोई कल से 5,000 से ऊपर वाली जो राशि है वो ऑटो डेबिट नहीं हो पाएगी। सबसे पहले
नहीं, अभी तो हमने ऑटो डेबिट किया नहीं है। कल से प्रोविजन हो रहा है 1 अप्रैल से। क्या? ऑटो डेबिट जो होता है वो 5,000 से ऊपर का अगर कुछ होगा तो उसके लिए बैंक से पूछना पड़ेगा। कम वाले खैर वो पता नहीं मुझे, लेकिन ऑटो डेबिट होने के बाद अगर उसको अपील करना है तो अपील करने के बाद अगर उसका गलत चालान हुआ तो ऑटो क्रेडिट भी हो जाएगा, उसको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। कोई कह रहा है गलत हो गया जी, तो उसकी अपील का रास्ता है। देखिए, जिसकी गलती है तो भुगतान तो उसी को करना पड़ेगा। ऐसा किसी स्टेट में है अभी सर ऑटो डेबिट? विदेशों में है, अगर हरियाणा करेगा तो बंद होगा। अभी तक तो यही है, हमारे से पहले कोई ना कर जाए। फिर हमने शुरू किया रजिस्ट्रियों का ई पंजीकरण, जो 1 साल पहले शुरू किया था। उसमें जो प्रावधान किए गए थे उस समय उसमें सफलता मिली, लेकिन बाद में ये जो 7A का मामला है इसका दुरुपयोग भी हुआ है। आपको मालूम है, इसलिए हमें भी मालूम है, तो उसकी शिकायतें बहुत आई हैं, इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुई है उसका अध्ययन करने के बाद अब उस 7A को भी हमने चौक कर दिया है कि अब ये रजिस्ट्री 7A जहाँ जहाँ लागू है वहाँ नहीं होगी। पहले थोड़ा परमिशन लेके उसमें लूपहोल कई तरह थे, उस नाते से वो करकरा देते थे नीचे, लेकिन अब उसको लूपहोल को बंद किया है। इसकी कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सावधानी जरूर बरतेंगे कि कठिनाई भी दूर हो, लेकिन उसमें कोई लूपहोल भी नहीं छोड़ेंगे ताकि भ्रष्टाचार ना हो। अब इससे एक जो उसका लाभ होगा, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज ये नहीं बन पाएंगी। अभी तो हजारों की संख्या में हर सरकार उनको रेगुलर करती रही है, हमने भी एक बार रेगुलर की है, अब भी रेगुलेशन का एक मूव चलाया हुआ है हमने, उनको करेंगे। लेकिन आगे न बने, कम से कम कोई एक समय ऐसा जरूर हमें तय करना पड़ेगा कि इसके बाद इसको चेक लगे। तो हमने उसको 7A को सख्ती से लागू किया है कि 1 एकड़ से नीचे जो भी जमीन होगी वो रजिस्ट्री कराते समय उसका NOC लेना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर लैंड तो हो पाएगी, नॉन एग्रीकल्चर लैंड अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कहीं भी रजिस्ट्रेशन उसकी नहीं होगी। पहले बीच में हमने जो ये किया था कि NOC ULB से आएगा, DTP से आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं तो ड्यूल माना जाएगा, फिर उसके बाद ही वो दी जाएगी, वो प्रक्रिया बंद कर रहे हैं। नहीं, उसमें अब डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, जहाँ कहीं लूप होल है उसको चेक करेंगे। ये टोटली बंद करी जहाँ पर भाई अगर मान लो हम सुविधा के लिए ये करें कि ऑटोमेटिक कर दें और कहीं डिपार्टमेंट के साथ मिलजुल करके कोई उसको डिपार्टमेंट में चढ़ाया नहीं, डीम्ड हो गया तो गड़बड़ तो हो ही गई। इसलिए जहाँ गड़बड़ होने के चांस हैं उसको डीम्ड भी बंद करेंगे। पूर्णतः बंद है 7A। हाँ, 7A बिल्कुल बंद। 7A में जो उचित एग्रीकल्चर की लैंड है वही होगी। और NOC जो पोर्टल है ये, उसमें जितने बकाया पेमेंट हैं उस प्लॉट के ऊपर, या कोई अनऑथराइज्ड को ऑथराइज कराने के बाद भी अगर रजिस्ट्रियाँ होंगी तो जितनी उसकी पेंडिंग पेमेंट है आउटस्टैंडिंग, वो सारी जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री होगी, उससे पहले नहीं होगी। वो चला रखा है, लेकिन अब NOC जो एरिया 7A का है उसमें जरूरी है। उसमें पैसे भी जमा होते थे तभी मिल पाता था, LB से पैसे जमा होंगे तब वो जाके आगे। लेकिन अब अनऑथराइज में अपने आप को कराने लग जाएगा, उसको नहीं करेंगे ना। अब जो ऑथराइज एरिया करेंगे उसी में होंगी रजिस्ट्रियाँ। CLUs जितने हैं वो भी हमने, जो एक पावर मुख्यमंत्री के पास होती थी, हमने वो छोड़ करके उसको ऑनलाइन कर दिया था। अब उसमें स्कूल्स हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सर्विसेज जितनी भी हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, ये सारे जिसको जहाँ चाहिए वो उसको ऑटोमेटिक वही मिलते हैं। लेकिन जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अनऑथराइज्ड जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उसमें डिपार्टमेंट के द्वारा चेक होकर के ही होगा। एक प्रथा, रिमांड की प्रथा। पहले रेवेन्यू कोर्ट्स में चीज़ें चलती थी, पटवारी से शुरू होती थी, पटवारी के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद SDM, SDM के बाद DC, ADC, DC, फिर डिविजनल कमिश्नर, फिर FCR, और वो चलते चलते कौन से अधिकारी का मूड थोड़ा सा बदल जाए, वो कहते मुझे तो फाइल समझ नहीं आई, चल रिमांड बैक टू पटवारी। फिर वो पटवारी, उस समय तो पटवारी बदल गया होता है,
दूसरे मूड बना चुका होता है। वो दूसरा मूड बना चुका होता है। फिर वहां से फिर नया तहसीलदार के पास जाता है, फिर नया एडीसी, फिर एसडीएम, डीसी, वो करते करते फिर वहां तक, और फिर पता नहीं कौन सी क्वारी लग करके फिर रिमांड। सालों साल तक ये रिमांड का खेल चलता था। हमने रिमांड का खेल खत्म कर दिया कि जो भी कोई एक अधिकारी अपना निर्णय देगा, एक अपील होगी, उस सेकंड अपील में जो उन्होंने निर्णय कर दिया उसके बाद आगे अपील नहीं होगी। इसके बाद आपने जाना तो सीधा सिविल कोर्ट जाओ, क्योंकि ये जो खेल है 20-20, 30-30 साल का प्रॉपर्टीज का, यानी पीढ़ियां निकल जाती हैं, तब तक भी ये खेल चलते रहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। ये सारे, और बहुत तकलीफ है, जमीनों के लिटिगेशन सबसे ज्यादा है, चाहे सिविल कोर्ट में है और चाहे रेवेन्यू कोर्ट में, सबसे ज्यादा। तो इनको कैसे खत्म किया जाए, उसमें रजिस्ट्रेशन का काम एक तरफ चल रहा है, लिटिगेशन खत्म करने का सिलसिला कोर्ट से भी हमारी बातचीत चल रही है कि इनको बंचेज में आप लोग कैसे खत्म कर सकते हो, करो। कोई हमको नई पॉलिसी बनानी, नई पॉलिसी बनाए, कोई एक्ट भी बनाना पड़ेगा, एक्ट भी बनाएंगे। लेकिन जैसे रुपए का लेन देन बैंक में साफ होता है, केवल होता है तो एक साइबर क्राइम हो गया तो हो गया, अन्यथा रुपया कहाँ जाना और कहाँ से आना है वो सब खाते चलते हैं। ऐसे रेवेन्यू रिकॉर्ड भी है, वो खातों के अंदर एकदम स्पष्ट हो जाए, इसको हम आगे कर रहे हैं। ला भैया मुझे पकड़ा दे, तो जा, इसका दिख नहीं रहा होगा बेचारे का माइक। ये तो आपसे छुट्टी कर रहा है। अच्छा चलिए, ऐसा ना सुशासन का असर कहीं कहीं तो हो ही जाता है। एक हमने ये जो डिफरेंट स्कीम्स है सरकार की, चाहे केंद्र की चाहे प्रदेश की, इसको अलग अलग ऑफिस में जाकर के अलग अलग बाबुओं के पास जाके खड़ा होना पड़ता था, और हर जगह अलग से फार्म भरो, और फिर वो बार बार चक्कर काटना, मेरा ये काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। जितनी सर्विसेज पब्लिक को चाहिए वो सब एक काउंटर पर मिलेंगी, और उस काउंटर का नाम हमने रखा अंत्योदय सरल पोर्टल। उसको कहीं कहीं सरल पोर्टल कहा, कहीं अंत्योदय कहा, कहीं अंत्योदय सरल कहा। वो कितने टाइप की स्कीमें हैं उसको जोड़ करके अंत्योदय पोर्टल या सरल पोर्टल या अंत्योदय सरल पोर्टल। शहरों में कहीं कहीं ई दिशा केंद्र पहले खुले थे, उनमें भी ये सारी सेवाएं, सब सेवाएं एक जगह पर आपको मिलेंगी। तो इसके अंदर लगभग 550 सेवाएं और योजनाओं के फॉर्म सारे एक ही जगह भरे जाते हैं, और उन सबको अब जोड़ दिया है परिवार पहचान पत्र के साथ, ताकि फॉर्म भी भरने की आवश्यकता नहीं। आपने अपना परिवार पहचान पत्र भरा और उसके अंदर सारी डिटेल आ गई। आपको व्यक्तिगत योजना का लाभ है तो किस व्यक्ति को चाहिए उसका टिक किया, ताकि उस व्यक्ति की सारी बातें पता लग गई, और उसमें आपने जिस योजना को सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करो, डिपार्टमेंट पास पहुंचेगी, आपको योग्यता आपकी है तो आपको तुरंत मिलेगी। तो अंत्योदय सरल पोर्टल पर 41 विभागों की 450 सेवाएं और योजनाएं ये आज दी जा रही हैं। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति, हमने जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई सबसे पहले शिक्षा विभाग में बनाई थी अध्यापकों की। इसके बाद ऐसे जो कैडर हैं जिनकी 500 संख्या एक कैडर की है, ऐसे सब विभागों की हमने लागू कर दी थी। 7 विभागों में लागू हो चुकी है, और अब नई सूचना हमने दे दी कि 500 की बजाय 300 का भी कैडर है तो भी ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। तो ऐसे इस बार 10 विभाग जो हैं वो इस दायरे में आ गए हैं। तो ये सब के सब अभी 1 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में ऑनलाइन ट्रांसफर सब करेंगे, उसकी तैयारी सबकी हो चुकी है।